ट्रांसलेशन स्टडीज पर चर्चा करने से पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रांसलेशन में आखिरकार होता क्या है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि कोई दो भाषाएं होती हैं, जिनमें से एक मान लो हिंदी हो गई और दूसरी हो गई अंग्रेजी। तो हिंदी में जैसे कोई है, ये एक किताब है, तो मैंने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, कह दिया दिस इज अ बुक, और हो गया ट्रांसलेशन। तो हमारे लिए ट्रांसलेशन सिर्फ इतना ही है कि एक आदमी को बायलिंगुअल होना है, उसे दो लैंग्वेजेस का अच्छा ज्ञान होना है, तो वो ट्रांसलेशन कर देगा, एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवादित कर देगा। तो हम कहते हैं कि इसमें ट्रांसलेशन स्टडीज की क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहीं पर ही ट्रांसलेशन स्टडीज की जरूरत है। असल में ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये एक किताब है, दिस इज अ बुक। तो इसमें हुआ क्या, दो भाषाएं हैं, एक भाषा है हिंदी, दूसरी है अंग्रेजी। तो ये एक किताब है, इसमें एक मीनिंग है कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक किताब रखी हुई है जिसे हम पढ़ते हैं, और वो यहां पर रखी हुई है। मैं कह रहा हूं ये एक किताब है, मैं उसकी लोकेशन बता रहा हूं, यह शब्द से एक, देयर इज ओनली वन बुक, किताब है, एक पुस्तक है जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो उस मैसेज को उस आदमी तक पहुंचाना है जिसे सिर्फ अंग्रेजी का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान नहीं है। तो उसको उसकी लैंग्वेज में बताना कि यहां पर एक ऐसी चीज है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, और वो एक है और वो यहां पर रखी हुई। तो एक अच्छे दर्जे का ट्रांसलेटर समझेगा कि हिंदी में जो कहा गया है वो कैसे कहा गया है, क्यों कहा गया है, तो वो उसको अंग्रेजी के शब्दों में उस भले आदमी को ट्रांसलेट करके बता देगा, ताकि वो समझ जाए, मीनिंग को समझ जाए। तो ट्रांसलेशन का जो अर्थ होता है वो होता है टू कैरी अक्रॉस अ मैसेज फ्रॉम सोर्स टेक्स्ट टू टारगेट टेक्स्ट। यहां पर जिस लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करते हैं, यहां पर हिंदी है, तो यहां पर हिंदी को कहा जाएगा सोर्स लैंग्वेज, सोर्स टेक्स्ट, और अंग्रेजी यहां पर टारगेट लैंग्वेज है जिसमें हमने ट्रांसलेट करना है, तो वो हो जाएगा टारगेट लैंग्वेज, टारगेट टेक्स्ट। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, जो किताबी डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसीजर वेर एन ओरिजिनल टेक्स्ट, ऑफ्टन कॉल्ड द सोर्स टेक्स्ट, is replaced by another text in a different language, often called the target text. तो ये ट्रांसलेशन की हमारे पास डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था वो था वर्ड टू वर्ड एग्जाम। मुझे सिर्फ हिंदी शब्दों का अंग्रेजी शब्द ढूंढना था, हिंदी में कोई शब्द था उसका अंग्रेजी में समानांतर शब्द ढूंढना था, और एक सिंटैक्स अच्छी तरीके से लिखना था, तो ट्रांसलेशन हो गया। अब हम एक और ट्रांसलेशन की बात करते हैं जो होता है सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन। कि मतलब क्या है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये एक इडियम है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब इसका मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसी व्यक्ति को जिसको हिंदी का ज्ञान नहीं है, जिसको इस मुहावरे का ज्ञान नहीं है, उसको अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दिया जाएगा तो वो मुहावरे का महत्व नहीं समझ पाएगा। तो stuck in the date palm after falling from the sky, it's a wrong translation। वर्ड टू वर्ड है लेकिन रॉन्ग है। इसके लिए हमको अंग्रेजी भाषा में जाना पड़ेगा, अंग्रेजी भाषा में देखना पड़ेगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये जो मतलब है, ये जो मतलब बता रहा है कि एक मुसीबत से छूटा नहीं कि दूसरी मुसीबत में फंस गया। ऐसा ही मीनिंग कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में हमने ढूंढा तो पता चला कि एक एग्जाम्पल है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। तो ये दो मुहावरे एक ही मीनिंग को बता रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक ही फंक्शन दे रहे हैं। तो ये हो गया सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन स्टडीज क्या करती है? ट्रांसलेशन स्टडीज क्या करती हैं कि जो हिस्ट्री है ट्रांसलेशन की, कहां से 2-3 हजार साल पुरानी जो हिस्ट्री है, वहां से लेकर अब तक कौन कौन से वर्क्स जो हैं वो ट्रांसलेट किए गए हैं, किस किस टेक्निक से किए गए हैं, और जो वर्क्स है उनको अध्ययन किया गया है, कौन कौन सी नई नई थ्योरीज आई हैं, अब ट्रांसलेशन के क्या क्या फंक्शन है, और ट्रांसलेशन एक माइंड को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जर्मनी में कोई साहित्य होगा, अगर उसका ट्रांसलेशन कोई हमको इंडियन लैंग्वेजेस में करके दे, हिंदी में करके दे, तो हमारे लिए उसका इंट्रोडक्शन वही है, वही टेक्स्ट है जो हिंदी में किया हुआ है। हम ओरिजिनल तो पढ़ नहीं सकते,
तो जो ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी है वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बिकॉज ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अस टू अ न्यू वर्ल्ड, टू अ न्यू आइडिया। तो वो हमको मैनिपुलेट भी कर सकता है और ठीक तरीके से हमको एक नए आइडियाज की तरफ इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। तो इस तरह की स्टडी को ट्रांसलेशन स्टडीज स्टडी करती है। तो इसलिए यहां पर ये स्टडी बहुत जरूरी है। ऑल थैंक्स टू ट्रांसलेशन स्टडीज, क्योंकि ट्रांसलेशन स्टडीज की बदौलत ही अच्छे ट्रांसलेटर को, अच्छे ट्रांसलेटर्स को उनका उनको इज्जत मिल पाई है। क्योंकि ट्रांसलेटर को कभी एक इज्जत के भाव से नहीं देखा गया है। हमने ऑथर को अलग किया गया है, ट्रांसलेटर को अलग किया गया है। ट्रांसलेटर को हमने नीचे के पायदान पे रखा गया है और ऑथर को हमने ऊपर के पायदान पे रखा गया है। तो ट्रांसलेटर को हमने उसको कह सकते हैं कि एक छोटे दर्जे का काम देखा हुआ है, जबकि बिल्कुल भी नहीं। हम आगे देखेंगे कि ट्रांसलेशन का काम कितना मुश्किल होता है जब हम आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसलेशन इश्यूज को देखेंगे। तो बहुत बड़े फिलोसोफर, ट्रांसलेशन के ज्ञाता आंड्रे लुफेवर ने कहा है, उन्होंने ही ट्रांसलेशन स्टडीज जो नाम दिया इस डिसिप्लिन को, उन्होंने कहा था, ही सेड, ट्रांसलेशन स्टडीज should be adopted for the discipline that concerns itself with the problems raised by the production and description of translations। और हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो ट्रांसलेशन इश्यूज क्या क्या है। तो सबसे बड़ा इश्यू तो यही है कि लैंग्वेज और कल्चर का। जब भी हम दो लैंग्वेजेस को देखते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि दो लैंग्वेजेस दो अलग अलग वर्ल्ड के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि आदमी हर जगह एक ही तरह का है। आदमी हर जगह एक तरह का नहीं है, उसके विचार एक जैसे नहीं है, उसके कल्चर बिल्कुल अलग अलग हैं, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज अलग है, दुनिया ही अलग है और उस दुनिया की लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है। और ये चीज ट्रांसलेशन को और भी ज्यादा मुश्किल कर देती है, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वर्ड का इस्तेमाल करता हूं, मान लो मैंने कह दिया कि दरवाजा, तो दरवाजा है, तो जब मैंने दरवाजा कहा तो आपके दिमाग में क्या आया? दरवाजा ही आया होगा जो घरों में लगता है, जिससे आप अंदर बाहर जा सकते हैं। तो वो दरवाजा एक वर्ड हो गया, और दरवाजे से जो इमेज आपके दिमाग में आई वो उस वर्ड से जुड़ी हुई। मैंने दरवाजा कहा, आपके दिमाग में वो दरवाजा आ गया और वो कनेक्ट हो गया। तो ये कनेक्शन जो हुआ है वो बचपन से लगातार बता बता के हुआ है। आप छोटे बच्चे थे, आपके घर वालों ने आपको बोला दरवाजे से आओ, पहली बार में नहीं पता चला दरवाजा होता क्या है, व्हाट इज दिस दरवाजा। देन एसोसिएशंस वर बीइंग बिल्ट अप, तब को पता चला दरवाजा इसको कहते हैं जिससे हम अंदर बाहर आते। तो इसको, ये एक साइंस है, इसको कहा जाता है सीमियोटिक्स। सीमियोटिक्स मीन्स इट्स अ ब्रांच इन स्ट्रक्चरलिज्म। सीमियोटिक्स में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, एक वर्ड का जो एसोसिएशन होता है उसके मीनिंग से। दरवाजा एक साइन है, जो दरवाजा एक साइन है, इसने कुछ सिग्निफाई किया है। सिग्निफाई क्या किया है? जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में दरवाजे का, जो इमेज है, दैट्स कॉल्ड सिग्निफाइड। दरवाजा, द कॉन्सेप्ट ऑफ दरवाजा इज सिग्निफाइड बाय द साउंड सिग्निफायर विच इज दरवाजा। और इन दोनों को मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट है और जो साउंड है या जो वर्ड है, वो दोनों मिलके बन जाते हैं साइन। तो मैं फिर से बता दूं, दरवाजा एक वर्ड है या इसका साउंड है, ये है सिग्निफाई करने वाला है, इट्स अ सिग्निफायर। और जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में दरवाजे का, वो है सिग्निफाइड, जो कि सिग्निफाई किया गया है। तो इन दोनों का जो मेल है, साइन, सिग्निफायर का और सिग्निफाइड का, उसको कहते हैं हम साइन। तो एक दरवाजे से ही कितनी ज्यादा मीनिंग जुड़ जाती। तो हम और वर्ड्स को लेते, तो जितनी भी लैंग्वेजेस होंगे उन वर्ड्स में अलग अलग एसोसिएशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि वो एक अच्छा आदमी है, तो अच्छे के भी कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, कोई बहुत सारे एसोसिएशन हो सकते हैं आपके दिमाग। तो यहीं पर से ट्रांसलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब हम आते हैं लैंग्वेज और कल्चर पे फिर से वापस। तो जो मैंने अभी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया, साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये कौन देता है? कोई भी वर्ड है, जब मैं कहता हूं देवता, तो देवता, आपके दिमाग में बहुत सारी इमेजेस आई,
वो देवताओं की इमेजेस कहां से आई? वो आपके कल्चर ने आपको दी। वो कल्चर जो किसी इंग्लैंड में नहीं होगा। देवता वर्ड से फॉर एग्जाम्पल जो इमेज आपके दिमाग में आई है वो किसी और देश में नहीं होगा। वो आपके कल्चर ने सिर्फ सिर्फ आपके कल्चर ने आपको दिया हुआ है। वो एसोसिएशन, वो सिग्निफाइड जो देवताओं की छवि आपके मन में आई है या मन में आएगी या मन में आती रहेगी, तो ये कल्चर ने आपको दिया। इसलिए लैंग्वेज और कल्चर दोनों बहुत ही एक तरीके से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, हम लैंग्वेज को कल्चर से हम हटा नहीं सकते। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी को भी अगर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो उस लैंग्वेज के कल्चर को भी देखना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज में जो जो वर्ड हैं उस उन वर्ड्स की मीनिंग्स कल्चर ने क्या क्या दिए हुए हैं। क्योंकि अगर कोई बाहर का आदमी देवता को ट्रांसलेट करेगा अंग्रेजी में तो उसको ये भी पता होना पड़ेगा कि देवता वर्ड किसने यूज किया है, कौन सी जगह यूज किया है और उनका कल्चर क्या है, देवता के मीनिंग क्या क्या है। तो जब कोई सुनता है उनके कल्चर में कि देवता आ गया, उस पर देवता लग गया, तो किस तरह के एसोसिएशन आ जाते हैं दिमाग में, किस तरह की इमेजेस आ जाती हैं, क्या फंक्शन आ जाता है दिमाग। तो जो ट्रांसलेट करेगा उसको सिर्फ हिंदी का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, उसको हिंदी का जो वर्ड है उसके कल्चर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि कल्चर पूरी बॉडी है तो लैंग्वेज उसका हार्ट है। तो हार्ट पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, पूरे कल्चर से कनेक्टेड है। तो इसलिए जो ट्रांसलेटर ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन मींस ट्रांसलेट करेगा, उसको हार्ट के साथ साथ पूरी बॉडी को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि एक सर्जन हार्ट को ऑपरेट करता है तो पूरी बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकता। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। इससे आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में और क्या क्या इश्यूज आते हैं, और जो यही इश्यू है इस पे भी हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करें एंड स्मैश दिस लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन।